हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी ओथेलो का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस प्ले से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, इसकी सेटिंग, सोर्सेस, मेजर कैरेक्टर्स और उनका रोल इस प्ले में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम इस ट्रेजेडी का प्लॉट डिस्कस करेंगे ताकि इस प्ले की सारी घटनाएं आपको पता लग सकें, आप उन्हें अपने ब्रेन में रख सकें और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकें। आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड, इसके प्लॉट से रिलेटेड कोई इवेंट पूछा जाता है, कोई घटना पूछी जाती है, किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो इजीली आप रिप्लाई कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस ट्रेजेडी से जुड़ी हुई सारी बातें, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक्ट वाइज और सीन वाइज डिस्कस करेंगे ताकि सभी बातें आप जान सकें और हर इंपॉर्टेंट पहलू पर आप अपनी जानकारी बना सकें। ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर को समझने से पहले, इस लेक्चर को सुनने से पहले और देखने से पहले आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरा पहला लेक्चर जो ओथेलो के ऊपर है, उसके इंट्रोडक्शन, सेटिंग, सोर्सेस और मेजर कैरेक्टर से जुड़ा हुआ, उसे जरूर देख लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो मैं यहाँ पर स्किप कर जाऊं, क्योंकि मैं वहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं। इसीलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि विलियम शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज हैं, जिनमें मैकबेथ का नाम आता है, हैमलेट का नाम आता है और ऑथेलो का नाम आता है और एक और किंग लियर। उन सभी पर मैं अपने लेक्चर्स बना चुका हूं। आज हम फोर्थ ट्रेजेडी डिस्कस कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर की फोर्थ मेजर ट्रेजेडी, और नाम है इसका ऑथेलो। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो कंप्लीट टाइटल है इस ट्रेजेडी का, वो है द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, द मूर ऑफ बैनिश। मूर का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था। इसका मतलब होता है नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम मैन, अर्थात मुस्लिम मैन जो नॉर्थ अफ्रीका को बिलोंग करता है। अफ्रीका में नॉर्थ रीजन्स को, नॉर्थ स्टेट्स को बिलोंग करता है, जैसे मोरक्को। और मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया था कि शेक्सपियर की जो कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें पोर्शिया को से मैरिज करने के लिए प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है। तो वो खुद कहता है वहाँ पर, पोर्शिया से कहता है, मेरी स्किन थोड़ी डार्क है, मैं ब्लैक कलर का हूँ, बाकी मैं वैसा ही इंसान हूँ जैसे बाकी सब लोग होते हैं। तो एक जो अफ्रीकन पीपल होते हैं, वो उनकी स्किन का कलर डार्क होता है, ब्लैक होता है। इसीलिए इस ट्रेजेडी में जो मेन कैरेक्टर है ओथेलो, जिसका नाम है, उसको मूर कह के रेफर किया गया है, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में मूर का मतलब होता था ब्लैक पर्सन फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका और मुस्लिम पर्सन फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। तो ये जो ओथेलो ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। इसमें जो थीम है वो लव की है, जेलसी की है, झूठ बोलने की है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है इयागो, वह झूठ बोलकर ही दूसरों को अपनी जालसाजी में फंसाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अदर कैरेक्टर्स उसे ईमानदार कहते हैं और उसकी बातों को सच मान लेते हैं। और शेक्सपियर ने उसे कई बार दूसरे कैरेक्टर्स के मुंह से ऑनेस्ट इयागो कहलाया है। तो आप समझ सकते हैं, एंड बीट्रेयल, धोखेबाजी की कहानी है ये। ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे कभी कभी जब हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, झूठी जानकारी दी जाती है, और हम उस झूठी जानकारी पर अगर यकीन कर लेते हैं, तो एक अच्छा और ईमानदार इंसान भी, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें किसी भी दी हुई इंफॉर्मेशन पर तभी यकीन करना चाहिए जब वो एविडेंस के साथ में दी जाए। प्लॉट डिस्कस करते हैं, मेन स्टोरी डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्ट 1 सीन 1 से। मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेजेडी की सेटिंग 2 प्लेस पर है। जब ये स्टार्ट होता है प्ले, तब इसकी जो सेटिंग है वो किंगडम ऑफ वेनिस में दिखाई गई है। हालांकि इटली का ये एक शहर है, लेकिन इस प्ले में दिखाया गया है वेनिस अपने आप में एक किंगडम के रूप में है, एक राज्य के रूप में है। तो वेनिस मैंने आपको सेटिंग भी दिखाई थी इसकी बहुत अच्छे से, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये है इटली जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से। इटली के ये शहर है, रोम कैपिटल है, फ्लोरेंस है जहाँ से कि रेनेसां की शुरुआत हुई थी, मिलान है, और यहीं ये किंगडम ऑफ वेनिस है, जो उस समय एक राज्य के रूप में था। जब विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है, तो इसे एक राज्य के रूप में दिखाया है, वेनिस को, किंगडम ऑफ वेनिस। इस किंगडम ऑफ वेनिस में जब प्ले स्टार्ट होता है तो सेटिंग यहाँ पर है।
बाद में शिफ्ट हो जाती है स्टोरी, और शिफ्ट कहाँ को हो जाती है, साइप्रस में, जो कि एक आइलैंड के रूप में। ये साइप्रस यहाँ पर है, ये मिडिल ईस्ट है हमारा, जहाँ आजकल टेंशन चल रही है, और ये नीचे अफ्रीका है। यहीं बीच में ये एक आइलैंड है जिसका नाम है साइप्रस, आप देख सकते हैं। उस समय पर ये साइप्रस जो आइलैंड हुआ करता था, वो किंगडम ऑफ वेनिस के अंतर्गत ही आता था, उन्हीं का कब्जा था इसके ऊपर। और इसमें दिखाया है कि साइप्रस पर एक जो कंट्री है पास का, टर्की, ये आप देख रहे होंगे, ये टर्की जो है अटैक कर देती है साइप्रस पर। तब वेनिस से जो उनका सेनापति होता है ओथेलो, उसको जो ड्यूक ऑफ वेनिस होते हैं वो भेजते हैं अपने आइलैंड की रक्षा के लिए, वहाँ पर शांति स्थापित रहे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए ओथेलो को भेजा जाता है साइप्रस में। तो कहानी शिफ्ट हो जाती है साइप्रस में। तो ये दो मेजर सेटिंग्स हैं इस प्ले की, एक इटली का वेनिस, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है वेनिस, और दूसरा साइप्रस, और साइप्रस आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, ये यहाँ पर आइलैंड है साइप्रस। वापस आते हैं, तो जब कहानी स्टार्ट होती है तो ये स्टार्ट होती है वेनिस की गलियों में, और दो लोग दिखाए जाते हैं, रोडेरिगो और इयागो। मैं कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ पहले लेक्चर में। रोडेरिगो एक यंग मैन रहता है जो कि डेस्डेमोना से प्यार करता है, और वो एक फूलिश टाइप का पर्सन है जो इयागो की बातों में आ जाता है, और ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। रोडेरिगो एक बहुत ही रिच यंग बॉय है जो कि यागो को खूब सारा पैसा देता है, क्योंकि वो यकीन करता है कि यागो उसकी मदद करेगा डेस्डेमोना से मैरिज करवाने में। लेकिन अभी अभी रोडेरिगो को पता लगा है कि डेस्डेमोना ने छुपकर शादी कर ली है ओथेलो के साथ में, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस ट्रेजेडी का। अब रोडेरिगो नाराज है यागो से कि तुमने मेरा बहुत सारा पैसा खर्चा भी करवाया, और डेस्डेमोना से मेरी मैरिज भी नहीं हो पाई, जबकि डेस्डेमोना ने छुपकर ओथेलो से मैरिज कर ली। यागो बताता है रोडेरिगो को, कहता है देखो मैं बहुत नफरत करता हूँ ओथेलो से, मुझे ओथेलो एकदम पसंद नहीं है। रीजंस देता है, कहता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि मुझे ओथेलो के द्वारा प्रमोशन देना चाहिए था लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर, लेकिन ओथेलो ने मेरा प्रमोशन नहीं किया लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर, बल्कि माइकल कैशियो का किया प्रमोशन लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर। कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, यागो कहता है, मैंने बहुत सारे बैटल फील्ड्स में पार्टिसिपेट किया है, बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, और कहता है इसी वजह से जब मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है तो मुझे बहुत इंसल्टेड फील हो रहा है, जेलस फील हो रहा है कैशियो से, और मैं बदला लेना चाहता हूँ ओथेलो से। तुम्हें भी उससे बदला लेना है, रोडेरिगो से कहता है। यागो कहता है ध्यान रखो, मैं आज के बाद प्रिटेंड केवल दिखावा करूंगा कि मैं ओथेलो को की सेवा कर रहा हूँ, ओथेलो के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा हमेशा उद्देश्य रहेगा उसके अगेंस्ट काम करना। अपना बेनिफिट चाहूंगा जीवन भर, मैं उसका बुरा ही चाहूंगा ओथेलो का, ऐसा स्टार्टिंग में वो रोडेरिगो से कहता है। अब दोनों बदला लेना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि ओथेलो और डेस्डेमोना की लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाए, तो उसी डिस्टरबेंस को क्रिएट करने के लिए इयागो और रोडेरिगो दोनों डेस्डेमोना के फादर के पास जाते हैं, जिनका नाम रहता है ब्रावेंशियो। ये वैनिश के जो संसद है, सेनेट है, उसके मेंबर रहते हैं, और इम्पोर्टेंट पर्सन रहते हैं वहाँ पर। उसको जगाते हैं, उसको बताते हैं, वॉर्न करते हैं, जोर जोर से शाउट करते हैं कि उनकी बेटी ने छुपकर शादी कर ली है, उनकी बेटी को चुरा लिया है मूर ने, अर्थात ओथेलो ने। शुरुआत में ब्रेवेंशियो को तो यकीन ही नहीं होता है जो वो कह रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही रोडेरिगो को डिसलाइक करता था, उसे रोडेरिगो एकदम पसंद नहीं था, तो रोडेरिगो की बात पर यकीन क्यों करे ब्रेवेंशियो, इसलिए शुरू में उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन यागो जो है बहुत रूड लैंग्वेज यूज करता है, अपमानजनक वर्ड्स यूज करता है, और कहता है कि डेस्डेमोना और ओथेलो साथ साथ हैं, उन्होंने छुपकर मैरिज कर ली है। ये बात सुनकर ब्रवंशियो बहुत नाराज हो जाता है, जो कि डेस्डेमोना के फादर रहते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है अपनी बेटी के लिए। उन्हें लगता है कि ओथेलो को जादू टोना आता है, वो अफ्रीका को बिलोंग करता है, और उस जादू टोने के आधार पर ही उसने मेरी बेटी को फंसा लिया है, जादू कर दिया है उसके ऊपर, वो छोटी सी है, समझ नहीं पाई होगी चीजों को।
अब यागो को लगता है कि उसकी प्लान योजना काम करने लगी है। चुपके से वहां से निकल लेता है, भाग जाता है, ताकि किसी को शक ना हो कि फादर को भड़काया है यागो। ब्रेवेंशियो तुरंत अपने साथियों को बुलाता है, वो सीनेटर है, और सोल्जर्स को बुलाता है। कहता है वेपन्स ले लो मेरे अपने साथ और हम ओथेलो को ढूंढने चलते हैं तुरंत ही। ओथेलो से बदला लेना है, पूछना है कि क्या उसने ऐसा किया है। अब सीन 2 में ध्यान दीजिए। एक तरफ तो यागो भड़का के आया फादर को, ब्रिवांशियो को, डेस्डेमोना के। दूसरी तरफ वो तुरंत भाग के ओथेलो के पास भी पहुंचता है। ओथेलो से कहता है डेस्डेमोना के फादर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बच के रहो। ओथेलो को जाके वार्निंग दे देता है। कहता है डेस्डेमोना के फादर ब्रिवंशियो बहुत गुस्से में है और वो तुमको और डेस्डेमोना को अलग करना चाहते हैं। अब समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। जल्दी ही देखता है कि कई सारे लोग ओथेलो के पास पहुंच जाते हैं। यागो सबसे पहले ये सोचता है कि ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ये ब्रवेंशियो के सिपाही हैं, उसके साथ में आए हैं। इसीलिए ओथेलो को सलाह देता है, कहता है अंदर चल के छिप जाते हैं। लेकिन जो लोग आए होते हैं वो ब्रवेंशियो और उसके सिपाही ना होकर कैशियो आया होता है अपने ऑफिसर्स के साथ, और जो ड्यूक हैं बैनिश के, उनका एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज लेकर आया है। ड्यूक ऑफ वेनिस ने ओथेलो को बुलवाया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि साइप्रस, जो कि वेनिस का आइलैंड है, वो उससे जुड़ी हुई एक समस्या है, उसको डिस्कस करना है ड्यूक को। इसीलिए उन्होंने ओथेलो को तुरंत ही बुलाया होता है। जब कैशियो और ओथेलो बातें कर रहे होते हैं, तभी डेस्डेमोना के फादर ब्रेवेंशियो वहां आ जाते हैं। रोडेरिगो साथ में है और कुछ सिपाही भी साथ में है। ब्रेवेंशियो ओथेलो पर दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, कहते हैं तुमने जादू टोने का यूज किया है, मेरी बेटी को चुराया है, मेरी बेटी को फंसाया है। और तुरंत सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि इस ओथेलो पर तुरंत अटैक कर दो। वहां लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है आपस में। लेकिन ओथेलो बहुत ही काम प्रवृत्ति का व्यक्ति है, शांत रहता है। उसे बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो वहां सिपाहियों से तुरंत कहता है कि अपनी अपनी तलवार को वापस रख लो। सब सोल्जर्स तुरंत रुक जाते हैं। वो सेनापति होता है सेना का। तभी ब्रवेंशियो सुनते हैं कि ओथेलो को ड्यूक ने बुलाया है, तो तुरंत ही वो सोचता है कि अब मैं अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को ड्यूक के पास लेकर जाता हूँ और ओथेलो का जजमेंट, इसके साथ न्याय वहीं पर होगा, ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने। अब सीन शिफ्ट हो जाता है ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में। ड्यूक ऑफ वेनिस बैठे हुए हैं, सीनेटर्स वहां पर जो संसद के सदस्य हैं, जो उनका मंत्रिमंडल है एक तरीके से कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, वो उनके साथ बैठे हैं और सीरियस मिलिट्री इशू है वो डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि साइप्रस में पास के ही कंट्री टर्की ने अटैक कर दिया है, ऐसी खबर आई। उनके पास एक खबर आई है, एक न्यूज आई है कि टर्किश आर्मी जो है वो साइप्रस को अटैक करने का प्लान बना रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी इस आइलैंड की, साइप्रस की, वेनिस के लिए, व्यापार के लिए। इसीलिए जो ड्यूक ऑफ वेनिस हैं वो चाहते हैं कि हमारा आइलैंड हमारे कब्जे में रहे। सबसे पहले तो उन्हें पता लगता है कि टर्की के जो लोग हैं, आर्मी जो है वो रोड्स जा रही है, ये भी एक प्लेस है वहीं पर। लेकिन बाद में न्यूज कंफर्म आ जाती है कि वो साइप्रस में जा रहे हैं अटैक करने के लिए। तभी वहां पर ब्रेवेंशियो आ जाता है और उसी मीटिंग में और ओथेलो पर दोषारोपण करने लगता है। बताता है ड्यूक को कि उसकी बेटी को जालसाजी में फंसा लिया है ओथेलो ने, जादू टोने का यूज करके। अब ब्रेवेंशियो चूंकि ऐसे आरोप लगाता है तो मीटिंग तुरंत इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रेवेंशियो, ओथेलो, कैशियो, यागो, रोडेरिगो सब वहां आ जाते हैं। ब्रेवेंशियो बहुत गुस्से में है और ड्यूक से कहता है कि उसकी बेटी को चुरा लिया है डेस्डेमोना को। ओथेलो ने चुरा लिया है अपनी मैजिक और जादू टोने का यूज करके। ड्यूक स्टार्टिंग में तो बिलीव कर लेते हैं ब्रेवेंशियो को, इसलिए बिलीव कर लेते हैं क्योंकि वो सीनेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसकी बातें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि आरोप किस पर लगाया गया है, ओथेलो पर। अब चूंकि ड्यूक ओथेलो पर बहुत यकीन रखते थे, ओथेलो ने बहुत सारे युद्धों में बैनिश की सहायता की है, मदद की है, जीते हैं राजा के लिए। इसीलिए वो ओथेलो की पूरी बात सुनना चाहते हैं। कहते हैं ओथेलो से एक्सप्लेनेशन दो अपनी बात का। साथ ही साथ में वो डेस्डेमोना को भी बुलवाते।
और डेस्डेमोना का भी पक्ष सुनना चाहते हैं कि डेस्डेमोना को क्या जबरदस्ती मैरिज की गई है, क्या उसे बहकाया गया है। ऑथेलो अपनी बात कहता है सबसे पहले। कहता है उसने मैरिज की है डेस्डेमोना के साथ में और मैंने किसी भी जादू टोने का यूज नहीं किया है। वो ये भी बताता है कोर्ट में कि ब्रवेंशियो मुझे अक्सर बुलाया करता था डेस्डेमोना का फादर अपने घर पे और मुझसे कहता था कहानियां सुनाने के लिए। मैं अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनाता था, युद्धों की कहानियां सुनाता था, अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता था, अपने संघर्षों की कहानियां सुनाता था और इन्हीं कहानियों ने डेस्डेमोना का दिल जीत लिया। जब मैं ये कहानियां सुनाता था तो डेस्डेमोना बहुत प्यार से ध्यान से सुनती थी मेरी कहानियों को। उसे मेरे प्रति बहुत सहानुभूति महसूस होती थी, वह मेरी बहुत प्रशंसा भी करती थी। इन्हीं स्टोरीज की वजह से डेस्डेमोना को मेरे साथ प्यार हो गया, ऐसा ओथेलो बताता है राजा को, ड्यूक ऑफ वेनिस को। फिर डेस्डेमोना को बुलाया जाता है। डेस्डेमोना भी, हालांकि ब्रवेंशियो पहले पापा को, जो फादर है डेस्डेमोना के, उनको यकीन रहता था कि वो मेरे पक्ष में बोलेगी, बताएगी कि मैं अपने फादर को की आज्ञा सबसे ज्यादा मानती हूँ, तो मेरी तरफ से बोलेगी। लेकिन डेस्डेमोना जब वहां पर आती है तो वो कहती है वहां पर कि ओथेलो इज माई हस्बैंड और इसीलिए मेरी लॉयल्टी जो है, वफादारी अब मेरे हस्बैंड के प्रति है, अपने फादर से कहती है, वैसे ही जैसे मेरी मदर जो थी उन्होंने आपको चुना था अपने फादर के सामने, तो वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड के रूप में ओथेलो को चुना है। अब जब ये सारी बातें वहां डिस्कस होती हैं तो अब ड्यूक को यकीन हो जाता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना जो कह रहे हैं वो सही है। ब्रेवेंशियो को भी अब वहां सबके सामने उस मैरिज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले ब्रह्मंशिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है। इंट्रोडक्शन वाली जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने उन लाइन्स को एग्ज़ैक्टली कोट किया था। वो ओथेलो को वार्निंग करते हुए कहता है मूर इफ यू हैव द आईज़ जस्ट सी टू इट। अगर तुम्हारे पास आँखें हैं तो बात को देखना और ध्यान से सुनो मेरी बात को। जैसे इस डेस्डेमोना ने आज अपने फादर को धोखा दिया है, एक दिन वो तुम्हें भी धोखा देगी। ये बात कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहता है जिसे यागो सुनता है और बाद में इसको यूज करता है, बार बार ओथेलो को यकीन दिलाता है कि याद है उसके पापा ने क्या कहा था। अब ओथेलो को बताया जाता है ड्यूक के द्वारा, कहते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आ गया है युद्ध से रिलेटेड और ओथेलो तुम्हें तुरंत जाना पड़ेगा साइप्रस इमीडिएटली, क्योंकि हमारे आइलैंड की तुम्हें रक्षा करनी है तुर्क लोगों से। ओथेलो तुरंत सहमत हो जाता है जाने के लिए, साथ ही में वो परमिशन मांगता है ड्यूक की, कहता है कि डेस्डेमोना को भी मेरे साथ भेज दीजिए। ड्यूक अलाउ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है। अब वो जाने के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें उसी रात निकलना है। इयागो एक सीक्रेट प्लान बनाता है, तुरंत रोडेरिको को बुलाता है और रोडेरिको से कहता है, ये इयागो और रोडेरिको दोनों रह जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं वहां से। रोडेरिको बहुत होपलेस है क्योंकि डेस्डेमोना की मैरिज हो गई है ओथेलो के साथ और वो दोनों जा रहे हैं साइप्रस। सोचता है अब मैं जान दे दूंगा अपने आप को पानी में डुबोकर। इयागो उसकी मजाक बनाता है, कहता है जाओ और पैसा लेकर आओ और हम दोनों साइप्रस चलते हैं, वहीं चलकर अब बदला लेंगे अपनी बातों का और इन दोनों को अलग करेंगे। जब रोडेरिको वहां से चला जाता है तो इयागो अपनी एक स्पीच बोलता है और सॉलिलकी के रूप में स्पीच बोलता है और अपने सारे सीक्रेट्स उस स्पीच में डिस्क्लोज करता है। ध्यान दीजिएगा इस प्ले में, ट्रेजेडी में, जो इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं वो सॉलिलकीज के रूप में इयागो के द्वारा बोली गई। इस सॉलिलकी में क्या-क्या अपनी इविल प्लान्स जो हैं, बुरी योजनाएँ उसके मन में हैं, उनको रिवील करता है ऑडियंस के सामने। कहता है पहली बात तो ये है, मुझे ओथेलो से नफ़रत है। कहता है मुझे कहीं न कहीं लगता है ओथेलो जो है मेरी वाइफ़ एमिलिया के साथ ही हैज़ स्लेप्ट। रिलेशंस हैं उनके आपस में, मुझे ऐसा लगता है। साथ-साथ में वो ये कहता है कि इस रोडेरिको को इसके पैसे का यूज़ करना है और रोडेरिको को जो पैसा है इसे लूटना है, इससे ऐंठना है। इसके पैसे का यूज़ करना है, ये भी प्लान बता देता है। और कहता है मैंने अपना प्लान बना लिया है कि मैं ओथेलो को यकीन दिला दूंगा कि कैसियो और डेस्डेमोना के बीच में अफेयर है, क्योंकि कैसियो का प्रमोशन कर दिया गया है लेफ्टिनेंट पोस्ट पर। उसे जलन है, तो इस तरीके से मेरा बदला कैसियो से, ओथेलो से, दोनों से पूरा हो जाएगा। साथ ही में कैसियो जो है वो बिहेवियर के रूप में बहुत पोलाइट, बहुत जेंटल पर्सन है। इन सब चीजों से जलन होती है इयागो को। तो अब इयागो प्लान बना लेता है कि वो ओथेलो को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि
वह बहुत ऑनेस्ट और ट्रस्टिंग नेचर का पर्सन है। लोग उसकी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा इयागो। अब एक्ट 2 में कहानी पहुँचती है। ध्यान दीजिएगा, एक्ट 1 केवल बैनिश में है, इसके बाद सारे एक्ट्स जो हैं वो साइप्रस में लीड हैं। उनकी सेटिंग साइप्रस में है। तो मेजर सेटिंग एक तरीके से आप देख रहे होंगे तो साइप्रस ही हुई इस ट्रेजेडी की। जो सीन है एक्ट 2 के सीन 1, ये साइप्रस के समुद्र के किनारे का सीन है। एक बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है समुद्र में। मोंटेनो जो कि गवर्नर है साइप्रस का, इसी के हाथों में साइप्रस का कंट्रोल है। यही वहां रहता है और वहां का गवर्नर है और ड्यूक ऑफ वेनिस के लिए काम करता है। और मोंटेनो के साथ कुछ जेंटलमैन भी हैं, वो देख रहे हैं समुद्र का रूप क्या है और सोच रहे होंगे समुद्र में ये आया हुआ जो तूफान है, इसी ने तुर्की की सभी नावों को और बोटों को डुबो दिया होगा। जल्दी ही एक मैसेंजर आता है और कंफर्म करता है न्यूज़ को कि टर्की की बहुत सारी नावें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं इसी तूफान में। हालांकि उन्हें अभी भी चिंता है कि ये तूफान कहीं ऑथेलो की शिप्स पर भारी ना पड़ा हो, ऑथेलो की शिप्स ना डूब गई हों, क्योंकि वह भी आ रहा है हमारी रक्षा के लिए। तभी एक शिप आता है और उसमें डेस्डेमोना और उसके साथी लोग बैठे हुए हैं। उसमें कैशियो है बैठा हुआ, डेस्डेमोना है, इयागो है और इयागो की वाइफ एमिलिया है और रोडेरिगो, वही यंग बॉय है जो डेस्डेमोना से प्यार करता है, जिसके पैसे इयागो ऐंठता रहता है। कैशियो डेस्डेमोना को बताता है कि ऑथेलो हैज नॉट अराइव्ड येट। ऑथेलो की नाव अभी तक नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही दूसरी शिप दिखाई दे जाती है। वो लोग वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं, आपस में मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। तभी कैशियो और डेस्डेमोना, ये दोनों एमिलिया को चिढ़ाते हैं थोड़ा सा। कहते हैं एमिलिया बहुत ज्यादा बातें करती। उन्हीं कन्वर्सेशंस के बीच में ध्यान दीजिए, यागो बीमन की इंसल्ट करता है अपने लाइंस कुछ बोलकर। वो कहता है कि बीमन्स धोखेबाज होती हैं, आलसी होती हैं, सिवाय लव और सेक्स, इन दो चीजों के अलावा। आप पढ़िएगा प्ले, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन आप मीनिंग तो समझ ही गए। डेस्डेमोना हंसती है उनकी बातों पर और कुछ जोक्स कट करती है वहां पर। अब इयागो यहीं साइप्रस में अपनी प्लानिंग्स, अपनी योजनाएं बनाता है। वो देखता है कि कैशियो वहां पर डेस्डेमोना के साथ में जब रहता है, तो वो डेस्डेमोना के हैंड को अपने हाथों में बहुत पोलाइटली होल्ड करता है और उससे कुछ प्यार से बातें करता है, बहुत जेंटली। इयागो छुप कर नोटिस करता है इस बात को और सोचता है इस छोटी सी घटना को बाद में यूज करूंगा और बहुत बड़ा समस्या पैदा कर दूंगा डेस्डेमोना के लिए और थेलो के लिए और इस कैशियो के लिए। कहता है मैं इस घटना के आधार पर ये सिद्ध कर दूंगा बाद में कि कैशियो और डेस्डेमोना दे आर इन लव, जिसकी वजह से ओथेलो जेलसी फील करने लगेगा। ओथेलो जेलसी क्यों फील करता है, इसके क्या रीजंस हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। रेस के आधार पर, क्योंकि वो ब्लैक रहता है, वह हमेशा वहाँ पर एक आउटसाइडर के रूप में महसूस करता है बैनिश में। वो ब्लैक है स्किन से, बाकी सारे लोग वाइट रहते हैं और वो बहुत ओल्ड इन ईयर्स है, 40 ईयर्स प्लस का है, जबकि 16 से 20 ईयर्स के बीच में उम्र होती है डेस्डेमोना की। तो ये 2 कारण मेजर रहते हैं जिनकी वजह से वो हमेशा यकीन करता है ओथेलो कि कहीं डेस्डेमोना किसी और को प्यार ना करती हो, अपने ही कलर वाले पर्सन को, अपनी ही एज वाले पर्सन को। तो इन्हीं बातों के आधार पर वह ओथेलो को जेलस फील कराना चाहता है इयागो। अब ओथेलो की शिप भी वहां पर आ जाती है। वह सेफली वहां पहुंच जाता है। वह डेस्डेमोना को ग्रीट करता है, अपना प्यार उसके लिए दिखाता है। सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि टर्की की जो नावें वगैरह हैं वो सब नष्ट हो गई। अब साइप्रस सेफ है। ओथेलो एंड डेस्डेमोना साथ साथ हो जाते हैं यहाँ पर इस आइलैंड पर। वो जाते हैं अपने कासल किले में जाकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब इयागो जो है फिर रोड्रिगो को मैनिपुलेट करता है, अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करता है। इयागो और रोड्रिगो वहां बच जाते हैं। रोड्रिगो थोड़ा सा उदास है, दुखी है, उसे जेलस फील हो रहा है क्योंकि डेस्डेमोना ओथेलो को प्यार करती है इस बात से, जबकि वह डेस्डेमोना को प्यार करता है। इयागो उससे झूठ बोलता है अब यहाँ पर और झूठ बोलकर उसे अपनी बातों में फिर से फंसा लेता है। कहता है तुम्हें याद है ये ब्लैक पर्सन है ओथेलो, ये उम्र में भी बहुत बड़ा है, डेस्डेमोना इससे जल्दी ही ऊब जाएगी।
डेस्डेमोना किसी यंग पर्सन को पसंद करेगी, किसी हैंडसम पर्सन को पसंद करेगी कैशियो की तरह और तुम्हारी तरह। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। यागो कन्विंस कर लेता है रोडेरिको को कि ध्यान रखो, तुम्हें कैशियो के साथ लड़ाई करनी है आज रात को, और उसके बाद हमारे बदले पूरे हो जाएंगे। और रोडेरिको तैयार भी हो जाता है। यागो बिलीव करता है कि इस फाइट जो लड़ाई होगी आज रोडेरिको और कैसियो के बीच में, इससे मैं कैसियो को इस तरीके से दिखाऊंगा सबके सामने कि ऑथेलो कैसियो को उसकी पोजीशन से हटा देगा। जो लेफ्टिनेंट की पोजीशन कैसियो को मिली है, इससे उस पोजीशन से हटवा दूंगा इस कैसियो को आज की घटना के बाद। अब इयागो के मन में कुछ सीक्रेट थॉट्स चल रहे हैं। जब रोडेरिको वहां से चला जाता है तो इयागो एक और सॉलिलकी बोलता है और अपने मन की सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग्स उस सॉलिलकी में बताता है। और क्या क्या बताता है, कहता है मेरे मोटिव्स जो हैं वो बुरे हैं, मैं कुछ बुरा चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ बुरा? पहली बात तो यही है कि मुझे ऑथेलो से बहुत नफरत है। कहता है मुझे लगता है कि ऑथेलो जो है वो मेरी वाइफ के साथ अफेयर रखता है, एमिलिया के साथ। और कहीं ना कहीं मन में कहता है मुझे डेस्डेमोना से प्यार है। वह ओथेलो को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, कहता है मैं इस ओथेलो को यकीन दिलाऊंगा कि कैशियो और डेस्डेमोना के बीच में एक सीक्रेट अफेयर है, ताकि इसे जेलस फील हो ओथेलो को और मेरे बदले पूरे हो जाए। उसका सिंपल से एक ही मतलब है कि मैं इस ओथेलो को जेलसी से पागल करना चाहता हूँ। यही एकमात्र पर्पस रहता है, सोचता है ऐसा मैं कर दूंगा। इसके बाद में एक मैसेंजर आता है, ऑफिशियल मैसेंजर आता है। वो ओथेलो को कुछ ऑर्डर वगैरह सुनाता है। वो बताता है ओथेलो ने ऑर्डर दिया है, ओथेलो ने ऑर्डर भेजा है सबके लिए जो वहां पर लोग हैं साइप्रस में। उसने डिक्लेयर किया है उस ऑर्डर के थ्रू कि एक पब्लिक सेलिब्रेशन किया जाएगा उसी रात को, क्योंकि जो टर्की की आर्मी है वो तूफान के द्वारा हरा दी गई है। साइप्रस सेफ है और ओथेलो की अभी अभी शादी हुई है डेस्डेमोना के साथ, इसीलिए पूरा साइप्रस आज सेलिब्रेट करेगा। हर किसी को बुलाया जाता है साइप्रस में जितने भी लोग हैं कि दावत का आयोजन किया जा रहा है। वहां ड्रिंक भी मिलेगी और एंटरटेनमेंट मस्ती भी होगी। ऑल आर इनवाइटेड। इसके बाद सीन 3 स्टार्ट होता है। ओथेलो जो है वो कैशियो को जिम्मेदारी देता है गार्ड करने की साइप्रस को, उस किले को, और कहता है मैं जा रहा हूं रेस्ट करने। ओथेलो कहता है कैशियो से कि तुम्हें इस किले को गार्ड करना है। जब सब लोग मस्ती कर रहे होंगे यहाँ तो बाहर सुरक्षा तुम्हें देखनी। और कहता है तुम्हें डिसिप्लिन रहना है और तुम्हें पीना बहुत ज़्यादा नहीं है शराब, क्योंकि जो कैशियो रहता है वो उसे वाइन की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है, तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता वाइन पीने के बाद, इसलिए कहकर जाता है वो कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है बहुत ज़्यादा। जब ओथेलो और डेस्डेमोना दोनों चले जाते हैं अपना टाइम साथ-साथ स्पेंड करने के लिए, अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बाद में इयागो फिर से अपनी ट्रिक्स प्ले करने लगता है। वह कैशियो के पास जाता है और कहता है आज पार्टी का टाइम है और उसे खूब सारा ड्रिंक करा देता है। और वह इयागो से बातें करता है डेस्डेमोना के बारे में। कहता है डेस्डेमोना तो एक टेम्पट्रेस के रूप में है। टेम्पट्रेस का मतलब होता है मोहिनी, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेने वाली लेडी। लेकिन कैसियो कहता है नहीं भाई, वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत जेंटल है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लेडी है। इयागो उसके ऊपर खूब प्रेशर बनाता है, कहता है सेलिब्रेट करो यार, खूब सारा ड्रिंक करते हैं वाइन को। कैशियो मना करता है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता हूँ अल्कोहल पीने के बाद। लेकिन बाद में कैशियो एग्री कर जाता है और बहुत सारी शराब पी लेता है और बहुत सारे लोग उसके पास में आ जाते हैं, सब मिलकर वाइन ड्रिंक करते हैं। अब चूंकि वो नशे में हो जाता है कैशियो, अब इयागो का प्लान निकल कर आता है और इयागो फिर से एक सॉलिलकी बोलता है। इयागो ऑडियंस को बताता है, कहता है मेरा सीक्रेट प्लान क्या है। कहता है अपनी सॉलिलोकी में कि रोडेरिगो और कुछ इसके साथ में जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी शराब पी ली है, अब मैं यहाँ पर एक ट्रबल समस्या पैदा करूंगा। कहता है मैं कैशियो को बिहेव बैडली वाइल्ड ड्रंक, जब वो पी लेता है तो कंट्रोल में नहीं रहता है। अब मैं उसका व्यवहार ऐसा कर दूंगा यहाँ पर कि उसका व्यवहार दूसरों को बहुत बुरा लगने लगेगा। इस तरीके से मैं कैशियो की रेपुटेशन को आज डैमेज कर दूंगा। ऐसी प्लानिंग बताता है अपनी सॉलिलोकी में ऑडियंस को। चूंकि कैशियो ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है,
मोंटेनो वहां पर आता है। मोंटेनो जो गवर्नर है साइप्रस का, वो सब आते हैं वहां पर एक साथ। क्योंकि कैशियो बहुत सारा ड्रिंक कर चुका है, उसके बाद में थोड़ा फूलिशली बिहेव कर रहा है। हालांकि बार बार कहता है, सबसे कहता है मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं किया है, लेकिन फिर भी फूलिशली बिहेव कर रहा है। तभी क्या होता है, जब कैशियो थोड़ी देर को इधर उधर हो जाता है, तो इयागो चुपके से मोंटेनो को बता देता है, जो गवर्नर रहता है साइप्रस का। कहता है ध्यान दो, कैशियो के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब वो बहुत ज्यादा पी लेता है तो अजीब तरीके से बिहेव करता है। आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएगा, क्योंकि वह तो ड्रंक है इस समय। इसीलिए उस पर यकीन करना ठीक नहीं है कि वह अच्छे से सुरक्षा कर पाएगा यहाँ पर। तभी रोडेरिको को जैसा प्लान था इयागो का, रोडेरिको आ जाता है कैशियो के पास और उसे भड़काने लगता है। एब्यूजिव वर्ड्स यूज करता है, जैसा कि इयागो ने उससे कह रखा था। कैशियो बहुत गुस्सा हो जाता है, रोडेरिको के पीछे पीछे भागता है, उसकी पिटाई लगाता है। मोंटेनो बीच में आ जाता है और कोशिश करता है कैशियो को रोकने की, ताकि लड़ाई रुक सके। लेकिन कैशियो मोंटेनो पर भी अटैक कर देता है और मोंटेनो को अपनी तलवार से घायल कर देता है, जो साइप्रस का गवर्नर रहता है। तभी वहां पर कोई व्यक्ति अलार्म बजा देता है जोर जोर से। ओथेलो महल से निकलकर बाहर आ जाता है तुरंत। और ध्यान दीजिएगा, जब ओथेलो वहां पर बाहर आता है तो पूछता है क्या हुआ है, एक्सप्लेनेशन पूछता है। इयागो फिर से वहां पर प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ईमानदारी से बोल रहा है जो भी बोल रहा है, और अपनी कहानी सुनाता है बहुत केयरफुली। और कहानी में ये बताता है कि कैशियो गिल्टी है। इयागो की बातों में ओथेलो तुरंत आ जाता है और उसे बहुत निराशा होती है कि कैसे व्यक्ति को उसने लेफ्टिनेंट पद पर प्रमोट कर दिया था। तुरंत ही वो ये तय कर लेता है कि कैशियो को उसकी जो पोजीशन है लेफ्टिनेंट की, उससे हटा देना है। कैशियो शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है, उसका पद चला गया है। अब इयागो इसके बाद में जब कैशियो अकेला रह जाता है, सब चले जाते हैं, तो कैशियो बहुत अपसेट रहता है और कहता है कि उसका बहुत अच्छा सा नाम था, लोग रेस्पेक्ट करते थे और ओथेलो से बहुत मानता था, उसका सारा नाम मिट्टी में मिल गया है। यागो कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे फॉल्स एडवाइस देता है, झूठी सलाह, जैसी प्लानिंग रहती है उसकी। वो कहता है तुम एक काम करो, डेस्डेमोना के पास चले जाओ, वो तुम्हारी अच्छी सी फ्रेंड है, तुम्हारी उससे खूब बनती है। और डेस्डेमोना अगर ओथेलो से कहेगी और अच्छे से कन्विंस कर लेगी कि कैशियो को उसकी जॉब, उसका पद दोबारा दे दिया जाए, तो तुम्हें दोबारा पद मिल जाएगा। कैसियो सोचता है, चूंकि वो नशे में है, सोचता है ठीक है, ये तो अच्छा आइडिया है। डेस्डेमोना के पास जाऊंगा, उसे मना लूंगा। वो कहेगी ओथेलो से, तो ओथेलो मना नहीं कर पाए। अब यागो फिर से अपना प्लान बताता है ऑडियंस को, एक और सॉलिलॉक्य बोलता है। कहता है कैसियो जाएगा डेस्डेमोना के पास मदद के लिए, वो एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं इसी टाइम का फायदा उठाकर ओथेलो को यकीन दिला दूंगा कि उनके बीच में अफेयर है। इस तरीके से जो डेस्डेमोना की नोबल क्वालिटीज हैं, वो सब बेकार चली जाएंगी। ऑथेलो के मन में सस्पिशन पैदा हो जाएगा और जेलसी पैदा हो जाएगी कैशियो के प्रति, और डेस्डेमोना पर गुस्सा आएगा उसे। तो यागो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करता है, वो फिर से रोडेरिगो को पकड़ता है और रोडेरिगो को फिर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। रोडेरिगो उसके पास आता है, कहता है देखो भाई, मुझे तुम्हारी बातों में यकीन नहीं हो रहा है। यागो से कहता है मेरा पैसा भी सब चला गया और मेरी पिटाई भी लग गई रात को, जैसा तुमने किया उसके आधार पर, तुम्हारी बात मानने पर। यागो कहता है थोड़ा सा धैर्य और रखो, और कहता है प्रॉमिस है कि हमारे प्लान एकदम सफल होगा, थोड़ा सा कंट्रोल और रखो अपने आप पे। रोडेरिगो पूछता है बताओ क्या करना है। अब यागो अपना नेक्स्ट स्टेप बताता है। कहता है ध्यान रखो, मैं सबसे पहले तो एमिलिया जो मेरी वाइफ है, उसको कन्विंस करूंगा कि वह कैशियो और डेस्डेमोना की मुलाकात करवाए आपस में, और कैशियो अपनी बात डेस्डेमोना से अच्छे से कर पाए। इस बात के लिए मैं अपनी वाइफ को मनाऊंगा, क्योंकि ये मेड रहती है उसकी वाइफ डेस्डेमोना की। और उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि ओथेलो को लेकर जाऊंगा और वो देखे कि कैशियो और डेस्डेमोना साथ में बातें कर रहे हैं, ताकि ओथेलो को ऐसा लगे कि डेस्डेमोना उसे धोखा दे रही है। ये मेरा दूसरा पर्पस होगा। ये सब सॉलिलॉक्य में कहता है वो, ताकि ऑडियंस सुन पाए अच्छे से। अब एक्ट 3 स्टार्ट होता है। कैशियो अपनी पोजीशन को वापस जाना
पाना चाहता है, ओथेलो के भरोसे को भी वापस पाना चाहता है, क्योंकि अब उसकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट चली गई है। इसीलिए जब ओथेलो अ, और कैशियो सॉरी ओथेलो डेस्डेमोना के साथ महल में है, तो कैशियो तुरंत ही म्यूजिशियंस को बुलाता है और कहता है सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करो ओथेलो के विंडो के बाहर, ताकि ओथेलो को अंदर अच्छा लगे। वो सोचता है ओथेलो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन ओथेलो तुरंत ही एक सर्वेंट को भेजता है जो क्लाउन रहता है, कहता है म्यूजिशियन से कहो म्यूजिक बंद करें और चले जाएं यहाँ से। इसके बाद कैशियो जो है क्लाउन से कहता है एमिलिया को बुला दो, ताकि मैं उससे बात कर सकूं, वह मेरी मुलाकात डेस्डेमोना से करवा पाए। इयागो वहां आ जाता है और कहता है परेशान एकदम मत हो, मैं तुम्हारी मीटिंग अरेंज करता हूँ डेस्डेमोना के साथ में। एमिलिया जब आती है तो बताती है वो कैशियो के लिए कि डेस्डेमोना ने पहले ही ओथेलो से बातें की हैं आपके बारे में। उसने कहा है कि कैशियो की जॉब को दोबारा वापस दे दिया जाए उसके लिए, लेकिन ओथेलो थोड़ा परेशान है, क्योंकि मोंटेनो जो साइप्रस का गवर्नर था, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन था इस साइप्रस में, तुमने उसे घायल कर दिया है। इसीलिए ओथेलो परेशान है। एमिलिया कैशियो से कहती है कि तुम यहाँ वेट करो इनसाइड, मैं डेस्डेमोना को बुलाती हूँ, तुम्हारी मुलाकात कराती हूँ। अब इसके बाद में सीन 2 जो कि बहुत शॉर्ट है, इसमें ओथेलो, इयागो और कुछ जेंटलमैन साथ-साथ में वॉक कर रहे होते हैं किले के पास में। ओथेलो जो है इयागो को कुछ लेटर्स देता है। कहते तुम्हें ये लेटर्स भेजने हैं, और इसके साथ-साथ में खुद चला जाता है अपने टाउन की जो रक्षा प्रणाली है, उसकी जाँच करने के लिए। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट सीन आता है इस ड्रामा का, एक्ट 3 सीन 3। ये सबसे इम्पोर्टेंट सीन है इस ड्रामा का। इस ड्रामा में इयागो जो है वो अपनी प्लानिंग जो है प्लानिंग थी ओथेलो के माइंड को पॉइजन करना, उसमें जहर घोलना, जेलसी पैदा करना उसके मन में, इन चीजों में सफल हो जाता है। डेस्डेमोना कैशियो की मदद करने की कोशिश करती है। डेस्डेमोना, कैशियो, एमिलिया बातें कर रहे होते हैं। डेस्डेमोना प्रॉमिस करती है कैशियो से कि वह उसकी मदद करेगी, उसकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट दोबारा दिलवा देगी। लेकिन जब ओथेलो और इयागो आते हैं, तो कैशियो तुरंत वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से ओथेलो के मन में शक पैदा हो जाता है कि ये तुरंत कैसे चला गया यहाँ से कैशियो। ओथेलो तुरंत पूछता है वहां पर डेस्डेमोना से, क्या ये कैशियो था जो अभी अभी यहाँ से चला गया? इयागो किसी और के पूछने के बजाय खुद ही जवाब देता है, और ऐसे छुपे इरादे से जवाब देता है कि हाँ, ये कैशियो ही था, ताकि कुछ और बातें भी ओथेलो के मन में जन्म लेने लगे। डेस्डेमोना इसके बाद में ओथेलो से बहुत जोर देकर कहती है कि कैशियो को माफ कर दो और उसकी जॉब जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट है वापस कर दो। ओथेलो बहुत पोलाइटली रिप्लाई करता है, लेकिन अनसर्टेनिटी से रिप्लाई करता है। वो ये नहीं कहता कि हाँ मैं कर दूंगा। वो कहता है ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता। डेस्डेमोना लगातार जिद करती रहती है कि नहीं कर दो, नहीं कर दो, जिससे ओथेलो गुस्सा हो जाता है। अब जो इयागो का प्लानिंग था, जब वो डेस्डेमोना वहां से चली जाती है रिक्वेस्ट करने के बाद, तो इयागो फिर से भड़काने लगता है, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है ओथेलो को। ओथेलो से कहता है देखो कैशियो तुम्हारी और डेस्डेमोना की मुलाकात करवाने में बहुत मदद की थी शादी से पहले, जब तुम लोग एक दूसरे से मिलना चाहते थे तब। तो कहता है ओथेलो से कि ध्यान दो कैशियो वैसे तो एक ईमानदार व्यक्ति है, क्या तुम मानते हो वो ईमानदार व्यक्ति है? जब क्वेश्चन के आधार पर जब वो पूछता है कि क्या तुम ये बिलीव करते हो कैशियो ऑनेस्ट है, तो ओथेलो के मन में इन क्वेश्चंस के द्वारा कहीं ना कहीं डाउट पैदा होने लगता है कि क्या वो ईमानदार है। ये केयरफुली चूजन क्वेश्चंस हैं जो इयागो पूछता है, जानबूझकर पूछता है, ताकि ओथेलो के मन में शक पैदा हो जाए कैशियो को लेकर और डेस्डेमोना को लेकर कि उनके बीच में कोई अफेयर है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं इस चीज को लेकर। इयागो ओथेलो से कहता है कि ध्यान रखो, डेस्डेमोना को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना, जब वो कैशियो के साथ में हो तुम्हें सारी बातें खुद ब खुद पता लग जाएंगी। अब ओथेलो कंफ्यूज हो जाता है उसकी बातें सुनकर, उसके मन में जेलसी घर कर लेती। वह सोचने लगता है कि शायद डेस्डेमोना मुझे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, मैं ब्लैक स्किन का पर्सन हूं,
मेरे पास वो सोशल मैनर्स, एलिगेंट मैनर्स नहीं है जो कि नोबलमैन, पढ़े लिखे अच्छे लोगों के बीच में हुआ करती हैं। वो तो अफ्रीका का पर्सन है, शरीर से बहुत ब्रेव है, सोल्जर है, ये सब रिफाइंड मैनर्स नहीं है उसके। वो डेस्डेमोना के बारे में सोचता है बहुत उदास होकर कि कहीं वो मेरे साथ अनफेथफुल तो नहीं हो गई। अब ये हैंकरचीफ वाला एक सीन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैंकरचीफ सिंबल के रूप में यूज किया गया है इस प्ले में। इसकी पूरी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद में क्या होता है, डेस्डेमोना ओथेलो की मदद करती है। उसे ऐसा लगता है कि ओथेलो के सिर में दर्द हो रहा है। वह उसके हेड को, ओथेलो को रैप करने की कोशिश करती है हैंकरचीफ के साथ में, लेकिन ओथेलो उसका हाथ हटा देता है, जिसकी वजह से वो हैंकरचीफ जो है, रूमाल जिसे आप समझते हैं, वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। डेस्डेमोना नोटिस नहीं करती। एमिलिया उस हैंकरचीफ को उठा लेती है और अपने हस्बैंड यागो को दे देती है। क्यों दे देती है वो उठाकर वहां से? क्योंकि यागो कई बार एमिलिया से कह चुका था कि तुम्हें डेस्डेमोना के घर से वो हैंकरचीफ जो है उसको चुरा कर लाना है। कई बार कह चुका था। एमिलिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज एमिलिया को एक चुराने की बजाय ऐसे ही मौका मिल गया सामान्य रूप से कि वो पड़ा है, तो वो उठाकर अपने हस्बैंड को दे दे। ये हैंकरचीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंबल के रूप में इस ट्रेजेडी में, क्योंकि ओथेलो का ये पहला गिफ्ट रहता है डेस्डेमोना के लिए। और यागो ने कई बार कह रखा था एमिलिया अपनी वाइफ से कि इसे चुरा के लाना है डेस्डेमोना के घर से। आज एमिलिया को फाइनली वो हैंकरचीफ मिल गया था और वो यागो को दे देती है। उसे नहीं पता था यागो के मन में क्या छुपे हुए प्लान्स हैं। यागो आप प्लान बनाता है, कहता है इस हैंकरचीफ को ले जाऊंगा, कैशियो के टेंट में रख दूंगा, उसके कमरे में रख दूंगा और ओथेलो को यकीन दिला दूंगा कि कैशियो और डेस्डेमोना के बीच में अफेयर है। डेस्डेमोना ने उसे टोकन ऑफ लव के रूप में कैशियो को दिया है, यकीन दिला दूंगा। ओथेलो कहता है देखो, तुम यागो से, कहता है जो जो बातें तुम मुझसे कह रहे हो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं, तो मुझे प्रूफ चाहिए इस बात का। अब यागो जो है उसका प्रूफ लेकर आता है, कहता है प्रूफ दो पहले मुझे कि डेस्डेमोना अनफेथफुल है। यागो झूठ बोलता है, ओथेलो को दो झूठी कहानियां सुनाता है यहाँ पर। कहता है पहली कहानी में, कहता है कैशियो ने मुझसे खुद बताया था डेस्डेमोना के, कि वो डेस्डेमोना के बारे में जब सो रहा था तो बातें कर रहा था डेस्डेमोना के बारे में, और मैंने खुद सुना अपनी आंखों, अपने कानों से। तो कैशियो टॉक्ड अबाउट डेस्डेमोना इन स्लीप। मैंने सुना कि जब कैशियो सो रहा था तो वो डेस्डेमोना के बारे में बातें कर रहा था, और वो बातें ऐसी थीं जैसे कि वो डेस्डेमोना को प्यार करता हो। ये पहला रीजन है, पहला सबूत है ये। और दूसरा सबूत ये है कि ध्यान दीजिए, मैंने वो हैंकरचीफ जो तुमने दिया था डेस्डेमोना को, वो मैंने कैशियो के पास देखा। कैशियो अपनी बियर्ड साफ करने के लिए, पोंछने के लिए उसका यूज कर रहा था, मैंने देखा। तो हैंकरचीफ दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा सबूत है। अब ये बात जब सुनता है ओथेलो, तो फिर गुस्सा हो जाता है, कहता है बदला लूंगा अब मैं। ओथेलो बिल्कुल यागो की बातों में आ जाता है, सब भरोसा कर लेता है। कहता है मैं डेस्डेमोना और कैशियो दोनों से बदला लूंगा। और यागो तुरंत वहां पर बहाना करता है, कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा बदला लेने में हेल्प करूंगा। और तुरंत ही इसके बाद में ओथेलो जो है यागो को लेफ्टिनेंट बना देता है। जो कैशियो को मिली हुई पहले वाली पोजीशन थी, वो पोजीशन फिर से यागो को दे देता है। यागो सफल हो जाता है। तो आपने देखा होगा ये सीन कितना इंपॉर्टेंट है इस प्ले में। उसके बाद डेस्डेमोना क्लाउन को बुलाती है और कहती है कैशियो को ढूंढ कर लाओ, और कहती है उससे कि मैंने ओथेलो से बात की है। कैशियो से कहती है तुम्हारे बारे में। जब क्लाउन चला जाता है तो डेस्डेमोना एमिलिया से कहती है कि वो मेरा हैंकरचीफ नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है, क्या देखा आपने? उसे पता ही नहीं होता है डेस्डेमोना को कि वह कहाँ खो गया, कहाँ गिर गया, किधर मिस हो गया, उसे याद नहीं होता है। ओथेलो आता है तुरंत ही डेस्डेमोना के पास और डेस्डेमोना से कहता है अपना हाथ दो मुझे। वो देखता है कि डेस्डेमोना के हाथ थोड़े पसीने से भीगे हुए हैं और कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके जो भीगे हुए पसीने वाले हाथ हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वो डिसऑनेस्ट है या उसके मन में सेक्सुअल डिज़ायर है। ये सिंपल सा मतलब है इसका। वो कहते हैं ना इंग्लिश की माइंड फाइंड्स इट्स ओन रिजेम्बलेंस। जैसा आपके ब्रेन में चल रहा होता है ना, आपको चीज़ें वैसी ही नज़र आने लगती हैं।
ईडीएम आपने पढ़ा होगा कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू द जॉन्डिस्ड आईज। तो चूंकि ओथेलो के मन में इतना भरा जा चुका है पहले से कि उसे वो उसके जो मॉइस्ट भीगे हुए या नम या पसीने वाले जो हाथ हैं, उनको वो सिंबल के रूप में ये मान लेता है कि डिसऑनेस्ट है। इसलिए इसके हाथ में ये थोड़ा पसीना या वेट हैं ये थोड़े से। ये दिखाता है कि यागो ने जो झूठ बोल बोल के भर दिया है ओथेलो के मन में, उन चीजों ने ओथेलो के ब्रेन में सबसे ज्यादा घर कर लिया है। और तुरंत ही ओथेलो है डेस्डेमोना से कहता है कि मुझे मेरा हैंकरचीफ लेकर आओ, दिखाओ जो मैंने तुम्हें टोकन ऑफ लव के रूप में दिया था। वो कहाँ है? अब डेस्डेमोना दिखा नहीं पाती है क्योंकि उसके उससे मिस हो गया है वो हैंकरचीफ कहीं। ओथेलो तुरंत सुनाता है उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी हैंकरचीफ के बारे में। कहता है ये हैंकरचीफ जो है ना, मेरी माँ ने मुझे दिया था और मेरी माँ को दिया था एक इजिप्ट की जादूगरनी के द्वारा। और उस जादूगरनी ने कहा था जब मेरी माँ को दिया था कि इसे अपने हस्बैंड को दे देना, वो आपके हस्बैंड हमेशा जीवन भर आपके लिए वफादार रहेंगे। और ध्यान दो, अगर तुमने इसे खो दिया है तो इसका मतलब है कि आपने मुझे प्यार करना बंद कर दिया है। और ध्यान दो, वो साथ साथ में ये भी कहता है कि मेरी माँ की डेथ हो गई और उसके बाद में ओथेलो की मदर ने वो हैंकरचीफ ओथेलो को दे दिया और इससे बता दिया कि इसे उस वूमन को दे देना जिससे तुम शादी करो। ये प्यार का एक सिंबल रहेगा, साथ में ये उसके पास हमेशा बना रहेगा। तो इस बात की गारंटी रहेगी कि वो तुम्हें प्यार करती है। और अगर वो खो देती है, मिस कर देती है, तो यकीन कर लेना कि वह उसका प्यार तुम्हारे लिए समाप्त हो गया है। इसीलिए हैंकरचीफ बहुत स्पेशल और सिंबल के रूप में शेक्सपियर ने यूज किया है इस प्ले में। ऑथेलो को जब पता लगता है कि हैंकरचीफ नहीं मिल रहा है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। डेस्डेमोना कहती है कि वो हैंकरचीफ जो है उसके पास था, लेकिन इस समय उसके पास नहीं। लेकिन ओथेलो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह गुस्सा होता रहता है, जोर जोर से हैंकरचीफ चिल्लाता है, कहता है मुझे चाहिए वो। डेस्डेमोना कोशिश करती है कि ओथेलो अपना टॉपिक चेंज कर दे। तुरंत ही कैशियो के बारे में बातें करने लगती, कैशियो का प्रमोशन कर दीजिए। लेकिन ओथेलो और ज्यादा शक उसके मन में आ जाता है कि ऐसे टाइम में भी वो कैशियो की बातें कर रही है, जिससे उसे नफरत है वो उसी का नाम ले रही है। अब ओथेलो गुस्से में पागल हो जाता है। जब ओथेलो चला जाता है तब एमिलिया आती है और कहती है मैन कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। इन इंसानों के बारे में, मैन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कभी भी जेलस फील करते हैं और ये कभी भी कैसा भी बिहेव करते हैं। उसे लगता है कि ओथेलो के मन में जेलसी फील हो गई है। लेकिन डेस्डेमोना कहती है ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, थोड़ी सी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, इसीलिए ओथेलो परेशान है और कोई बात नहीं। डेस्डेमोना कोशिश करती है पता लगाने की कि समस्या क्या है ओथेलो के साथ में। तभी ये कैशियो जो है एक लेडी से प्यार करता है, साइप्रस में बियन का नाम रहता है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट रहती है। तो जब कैशियो वेट कर रहा होता है तभी बियन का वहां आ जाती है। वह कैशियो को बहुत पसंद करती है, उसके साथ समय स्पेंड करती है। वो एक प्रोस्टिट्यूट है। वो बताती है कैशियो से, कहती है तुम मेरे पास बहुत दिनों से नहीं आए हो। गुस्सा है वो। कैशियो माफी मांगता है और कहता है मैं बहुत बिजी था, थोड़ी परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। तभी वो बियंका को हैंकरचीफ दे देता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इयागो ने वो हैंकरचीफ कैशियो के घर में रख दिया है। कैशियो ने जब उस हैंकरचीफ को देखा तो उसे बहुत पसंद आया। तो वो उस हैंकरचीफ को बियंका को देता है और कहता है ये मुझे मेरे रूम में मिला। और ध्यान दो, तो मैं बिल्कुल इस पर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना, ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी को कॉपी करके दूसरा हैंकी तैयार करता है। अब बियंका जब उस हैंकरचीफ को देखती है तो उसके मन में भी जेलसी आ जाती है। उसे लगता है ये हैंकरचीफ जरूर किसी ने प्यार की निशानी के रूप में दिया होगा इस कैशियो के लिए, जबकि वो कैशियो को खुद प्यार करती है। कैशियो कहता है प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम आज शाम को मिलेंगे फिर से, तुम एकदम परेशान ना हो, ऐसा ही हैंकी तैयार करो इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ में। इसके बाद में एक्ट 4 स्टार्ट होता है। अब यागो कोशिश करता है कि ऑथेलो के मन में जेलसी माउंट होती रहे और बढ़ती रहे। ऑथेलो यागो बातें कर रहे होते हैं। यागो सजेस्ट करता है
कि डेस्डेमोना अनफेथफुल हो गई है। हो सकती है अनफेथफुल हो गई हो, वो कभी यकीन से नहीं कहता, जानबूझकर नहीं कहता, सब ओथेलो के ऊपर छोड़ देता है। वो कहता है कि जब वुमन किसी मैन के साथ अलोन होती हैं, तो इट मे नॉट बी रॉन्ग अनलेस समथिंग हैपन। जब तक कि उनके बीच में कुछ हो ना हो, तब तक कुछ गलत नहीं है। साथ होने से क्या होता है? अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब वो ऐसी बातें करता रहता है कैशियो और डेस्डेमोना, तो ओथेलो के मन में वो चीज़ें फिर से घर करती रहती हैं, गुस्सा उसका बढ़ता रहता है, नफ़रतें बढ़ती रहती हैं। उसके ये कमेंट्स जो हैं सिर्फ़ इसलिए हैं ताकि वो कन्फ्यूज़ कर सके, डिस्टर्ब कर सके ओथेलो को, जो वो चाहता है। यागो फिर से कहता है तुम्हें वो हैंकरचीफ मिला? सिंपली से कहना चाहता है कि अगर किसी को कोई व्यक्ति हैंकरचीफ देता है कोई अपनी वाइफ के लिए, तो फिर वाइफ जो चाहे करे उसका, वो जो चाहे करे उसका। लेकिन ओथेलो ऐसा नहीं सोचता। वो ये सब चीज़ें सोचता है कि वो टोकन ऑफ लव है, लेकिन यागो ये बातें कर रहा है हैंकरचीफ और ये सारी, ताकि उसको और भड़का सके, घुमा-फिरा कर आरोप लगा सके कि हाँ, डेस्डेमोना फेथफुल नहीं है। संकेतों से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है यागो। इंडिकेशंस दे रहा है ताकि ओथेलो और सोचे उस चीज़ के बारे में। यही जो इंसिनुएशंस जो इयागो लगा रहा है, घुमा-फिरा कर बातें कर रहा है, आरोप लगा रहा है डेस्डेमोना के ऊपर, इन चीज़ों की वजह से ओथेलो बहुत जेलस हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है वहाँ पर। ओथेलो इयागो एक और झूठ बोलता है। कहता है, कैशियो ने खुद माना था मेरे सामने कि ही स्लेप्ट विद डेस्डेमोना। ये जो है यूफेमिज़्म है, ही स्लेप्ट विद डेस्डेमोना, इसका मतलब होता है ही हैड अ सेक्सुअल अफेयर विद डेस्डेमोना। ये उसका लिटरल मीनिंग होता है, लेकिन ये हम यूफेमिज्म के रूप में बोलते हैं, ही स्लेप्ट विद डेस्डेमोना। इस बात को जैसे ही सुनता है ओथेलो शॉक्ड हो जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है, जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब इयागो, जब ओथेलो अनकॉन्शियस है, कैशियो वहां पर आ जाता है, तो इयागो कैशियो को बताता है, कहता है परेशान मत हो, ओथेलो की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम जाओ, थोड़ी देर बाद वापस आना, हम लोग बैठकर बातें करेंगे, तुम एकदम परेशान ना हो। तभी ओथेलो वहां पर जब जागता है, तो इयागो उससे कहता है कि एक काम करो, तुम छुप जाओ और छुप कर देखो कि कैशियो क्या के साथ मैं बातें करूंगा, और तुम छुपकर मेरी और कैशियो की बातें सुनना। कहता है ओथेलो ठीक है। तभी इयागो छोटी सी एक सॉलिलकी बोलता है और ऑडियंस को जोर से बताता है। कहता है मैं वहां पर जब कैशियो के साथ बातें करूंगा ना, तो मैं डेस्डेमोना के बारे में बातें नहीं करूंगा, मैं तो उसकी जो फ्रेंड है बियन का, जो प्रोस्टिट्यूट है, उसके बारे में बातें करूंगा, जिसको कैशियो प्यार करता है। इस ओथेलो को लगेगा मैं डेस्डेमोना के बारे में बातें कर रहा हूँ, और ये पागल हो जाएगा। ये बता देता है ऑडियंस को। अब कैशियो लौट कर आता है, जैसा उसने कहा था यागो ने, थोड़ी देर के बाद आना। अब यागो के साथ बातें करता है, वो बियनका के बारे में बातें करते हैं। अब बियनका के बारे में जब बातें होती हैं, तो कैशियो जोर जोर से हंसता है, हंसी मजाक करता है, बताता है बियनका कैसे उसके पीछे पड़ी हुई है, कैसे उसे बहुत प्यार करती है। ओथेलो चुप के साथ देखता है। वो ये सोचता है कि ये दोनों डेस्डेमोना के बारे में बातें कर रहे हैं। अब ओथेलो और ज्यादा गुस्से में और जेलसी ईर्ष्या से पागल हो जाता है। तभी बियनका वहां पर आ जाती है, छुप कर देख रहा है ओथेलो सब कुछ। बियनका आती है और हैंकरचीफ लाके गुस्से में कैशियो की तरफ फेंक देती है। कहती है, बताओ ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो सोचती है कि किसी दूसरी औरत ने टोकन ऑफ लव के रूप में कैशियो को दिया है। जब ओथेलो उस हैंकरचीफ को देखता है, तब उसे एकदम यकीन हो जाता है कि ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है, उसने डेस्डेमोना को दिया था ये, और डेस्डेमोना ने कैशियो को कैसे दे दिया है। अब वो कंप्लीटली भरोसा हो जाता है कि डेस्डेमोना मुझे धोखा दे रही है। जब कैशियो और बियनका वहां से चले जाते हैं, तो ओथेलो तय करता है कि अब वो डेस्डेमोना को मार देगा। स्टार्टिंग में सोचता है कि वो डेस्डेमोना को जहर देकर मार देगा, लेकिन यागो कहते हैं नहीं, उसको गला दबा के मारना, उसी बिस्तर पे मारना जिस बिस्तर पर उसने एडल्ट्री, सेक्सुअल अफेयर कमिट किया है मैरिज के बाद दूसरे पर्सन के साथ में। यागो कहता है तुम डेस्डेमोना को मारना, और मैं कैशियो की मौत का इंतजाम करता हूं, मैं उससे बदला लूंगा। तभी डेस्डेमोना लोडोविको के साथ एंटर करती। लोडोविको एक जेंटलमैन है वहां का, जो कि मैसेज लेकर आया है ड्यूक ऑफ बेनिश का। वह कुछ लेटर्स लेकर आया है, और लॉर्ड है वहां का एक तरीके से। उस लेटर में लिखा है कि ओथेलो को तुरंत बेनिश वापस आना है। कैशियो को साइप्रस का नया गवर्नर बना दिया जा रहा है,
क्योंकि जो गवर्नर था साइप्रस का वो घायल है इसीलिए। जब डेस्डेमोना इस खबर को सुनती है तो बहुत हैप्पी होती है कैशियो के बारे में सुनकर कि कैशियो को गवर्नर बना दिया गया है। ऑथेलो ये देखकर और गुस्से में आ जाता है कि कैशियो की प्रमोशन से ये कितना खुश है। लोडोविको के सामने ही ऑथेलो डेस्डेमोना को थप्पड़ मार देता है, स्लैप कर देता है। सब जो लोग वहां पर होते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऑथेलो जाना जाता था अपने काम और नोबल बिहेवियर के लिए, नोबल लीडर के रूप में। लेकिन पहली बार उसने सबके सामने गुस्सा दिखाया और डेस्डेमोना जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको स्लैप कर दिया। ऑथेलो उसके बाद में आरोप लगाता है डेस्डेमोना पर, कहता है तुम अनफेथफुल हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, और कहता है तुम यहां से तुरंत चली जाओ। लूडोविको शॉक्ड हो जाता है ये बात सुनकर। जब ओथेलो चला जाता है तो लोडोविको को यकीन नहीं होता है जो उसने देखा है अभी अभी। उसे ऐसा लगता है कि ओथेलो कहीं पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन याकूब वहां पर प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और लोडोविको से कहता है भाई देखो मुझे नहीं पता कि क्या ये पागल हो गया है या नहीं, तुम ओथेलो के व्यवहार को देखकर खुद जज करो कि क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। उसके बाद में ओथेलो एमिलिया से पूछता है, कहता है ये बताओ डेस्डेमोना का व्यवहार में कुछ चेंजेस आपने देखे हैं, उसका व्यवहार कहता है। एमिलिया कहती है बहुत ऑनेस्टली, कहती है डेस्डेमोना ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह तुम्हारे लिए बहुत वफादार है। ओथेलो को अब भी यकीन होता है कि डेस्डेमोना अपराधी है और उसे वॉर्ड कहता है। इसका मतलब होता है कोई लेडी जो सेक्सुअल अफेयर्स में एंगेज हो, ऐसी लेडी है जो कैसियो के साथ रिलेशंस रखती है, ऐसा उसे यकीन है। अब ओथेलो एमिलिया से कहता है कि जाओ डेस्डेमोना को बुला कर लाओ। जब डेस्डेमोना आ जाती है तो ओथेलो एमिलिया को बाहर भेज देता है ताकि वह डेस्डेमोना से अकेले में बातें कर पाए। ओथेलो वहां पर बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत गुस्से में भी है। वो कहता है मैं जीवन में कोई तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मेरा अपमान हो, ये कहकर कि मेरी वाइफ जो है मेरे लिए फेथफुल नहीं है। डेस्डेमोना मना करती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं की है। लेकिन ओथेलो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और बहुत क्रूअल होकर उसे होर कहता है। होर का मतलब आप जानते हैं प्रोस्टिट्यूट एक तरीके से होता है, ये कहता है उसके बाद गुस्से में रूम के बाहर चला जाता है। एमिलिया डेस्डेमोना के पास आती है, उसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करती है। डेस्डेमोना बहुत कंफ्यूज है, उसका दिल टूट गया है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किस कारण से ओथेलो उससे नफरत करने लगा है। वह एमिलिया से कहती है कि आज की रात मेरी जो शादी वाली सीट है बेड पर बिछाने वाली, उसी को बिछाना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कहीं न कहीं वो हालाँकि उसके म मन में अफ़ेक्शन है, ओथेलो को प्यार करना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं आप देखिएगा ये सब चीज़ें एक फ़ोरशैडो के रूप में हैं, आने वाली घटनाओं की पहले से ही जानकारी दे रही हैं कि कुछ होने वाला है। इयागो अब डेस्डेमोना इयागो से कहती है कि मेरे साथ ओथेलो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या तुम्हें पता है? एमिलिया को थोड़ा शक हो जाता है कि किसी विलेन ने ये काम किया है, ओथेलो को यकीन दिला दिया है कुछ झूठी बातें बोलकर। लेकिन उसे पता नहीं होता है वो विलेन कोई और नहीं, उसका हस्बैंड इयागो ही है। इयागो तुरंत वहां पर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे बहुत इनोसेंट, उसे कुछ नहीं पता हो। कहते कोई परेशान वाली बड़ी बात नहीं है, बस ओथेलो थोड़ा सा परेशान है पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर, और कोई बात नहीं है। तभी रोडेरिगो वहां पर आ जाता है, वो बहुत गुस्से में है। उसे अभी भी डेस्डेमोना का प्यार नहीं मिला है, बहुत पैसा खर्चा किया है उसने। उसने यागो को अपना पैसा भी दिया है, अपना सारे आभूषण भी दे दिए हैं। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और उसकी लाइफ में कुछ हुआ भी नहीं है। यागो फिर झूठ बोलता है उससे, कहता है देखो नई खबर आ गई है कि कैशियो जो है वो साइप्रस का गवर्नर बनेगा, ओथेलो यहाँ से चला जाएगा और ओथेनो डेस्डेमोना को लेकर जाएगा अफ्रीका, यहाँ से चला जाएगा। अब हमें फिर से बदला लेने के लिए कुछ सोचना है। ऐसे समय पर निराश मत हो। यागो कहता है अब केवल एक ही तरीका है रोकने का, वो है कैशियो को मार देना, तभी हमारा बदला पूरा होगा। वो रोडेरिको को ये कन्विंस कर लेता है कि तुम्हें आज कैशियो पर अटैक करना है। अब डिनर लेते हैं दोनों लोग रात के समय। उसके बाद ओथेलो लोडोविको के साथ वॉक करने बाहर निकल जाता है।
वो डेस्डेमोना को बताता है कि तुम बिस्तर पर चले जाना और एमिलिया से कहता है तुम यहाँ से चले जाना, जब सब कुछ तुम्हारा बेड वगैरह सब तैयार कर दो तब तुम चले जाना। उसके बाद में ध्यान दो, ये सीन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत एक टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि कुछ जो है बहुत सैड होने वाला है। जब अपना बिस्तर तैयार हो रहा होता है तो डेस्डेमोना कुछ अजीब-अजीब सी बातें करती है। वो एमिलिया से कहती है कि ध्यान दो, अगर मेरी मौत हो जाए तो तुम उसी बेडिंग शीट को इस बिस्तर पे बिछा बिछा देना, मेरे बरियल क्लॉथ के रूप में, जो कि मैं अपने बेड पर बिछाती हूँ, उसी में से एक शीट को मेरे बरियल क्लॉथ के रूप में मेरे ऊपर बिछा देना। ऐसा कहती है, मेरी कब्र में बिछा देना। बड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी एक फीलिंग है, फोरशैडोइंग है, ये पहले से आभास हो जाना कि उसकी मौत होने वाली है। डेस्डेमोना को आभास होने लगा है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ पर एक बिलो सॉन्ग बजता है। बिलो हालाँकि एक लकड़ी होती है, एक पेड़ होता है एक तरीके का। तो बिलो सॉन्ग डेस्डेमोना गाती है यहाँ पर। ये सॉन्ग एक वुमन के बारे में है, उस वुमन को जिसे छोड़ दिया गया था, उस इंसान के द्वारा जिसे वो प्यार करती थी। आज डेस्डेमोना को भी यही लगता है कि ओथेलो ने उसे छोड़ दिया है। और डेस्डेमोना ने ये सॉन्ग सुना था बारबरी के द्वारा। बारबरी उसकी माँ, डेस्डेमोना की माँ की सर्वेंट थी, उसके थ्रू सुना था, जो बहुत सैडली डेथ हो गई थी उसकी, जब उसके लवर ने उसे छोड़ दिया था बारबरी को। उसी से ये सॉन्ग सुना था और इसी सॉन्ग को डेस्डेमोना गाती है और सॉन्ग को बिलो सॉन्ग कहा गया है। ये सॉन्ग दिखाता है कि डेस्डेमोना बहुत दुखी और उदास है और वास्तव में बहुत इनोसेंट है। डेस्डेमोना एमिलिया से कहती है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती, कहती क्या तुम अपने हस्बैंड को कभी चीट करोगे किसी भी कारण की वजह से? डेस्डेमोना कहती कि मैं तो कभी चीट नहीं करूंगी, चाहे कितना ही बड़ा रिवॉर्ड देने को, कितना ही बड़ा फायदा, कितना ही बड़ा अवार्ड देने को मुझे कोई क्यों ना कहे, मैं हस्बैंड को कभी चीट नहीं करूंगी। लेकिन एमिलिया बहुत रियलिस्टिकली एक आंसर देती है। कहती कुछ औरतें चीट कर देंगी, अगर वो रिवॉर्ड इस दुनिया के बराबर हो, बहुत बड़ा रिवॉर्ड उन्हें दिया जाए, तो वो चीट करने को तैयार हो जाती। और कहती मैन हमेशा वीमेन के साथ बहुत बैडली बिहेव करता है, और कुछ भी वो करें, ध्यान दीजिएगा, उनको ब्लेम मिलना ही मिलना है। अगर वो छोटी सी भी कोई गलती कर देती हैं तो उनको ब्लेम मिलना ही मिलना है। ऐसा इस दुनिया में होता है वीमेन के साथ। एमिलिया कुछ आर्ग्यूमेंट्स देती है कि वीमेन के पास फीलिंग्स होती हैं और डिजायर्स होती हैं, वैसी ही जैसे मैन की होती हैं, इसीलिए कुछ ऐसा हो भी जाता है कि आउट ऑफ मैरिज दे हैव अफेयर्स विद सम अदर्स, अगर उनको कोई बहुत बड़े रिवॉर्ड वगैरह के लिए कोई ऑफर करता है तो। ये एमिलिया बहुत प्रैक्टिकल रिप्लाई देती है। डेस्डेमोना की रिप्लाई बहुत स्ट्रेट है। उसे एक ही बात लगती है कि अगर बैड एक्शंस होते हैं, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ बुरा बर्ताव करें। आप हमेशा काइंडनेस के साथ पेश आएँ। बैड एक्शंस के बदले बैड एक्शंस कभी रिप्लाई नहीं हो सकते हैं। डेस्डेमोना ये बिलीव करती है, वो बहुत इनोसेंट है, बहुत जेंटल है। उसके बाद में वो सोने चली जाती है, उसे नहीं पता उसकी लाइफ में बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है। एक्ट 5 स्टार्ट होता है। इयागो प्लान करता है अब कि वो कैशियो को मार देगा। यागो और रोडेरिगो दोनों वेट कर रहे होते हैं उसी ब्रॉथल के बाहर, जहां पर बियंका रहती है, और कैशियो बियंका के साथ टाइम स्पेंड करने गया है। इयागो रोडेरिगो को एक तलवार देता है, कहता है ये लो तलवार, और कैशियो पर अटैक करना है जैसे ही वो यहाँ पर आए। जैसे ही कैशियो आता है, रोडेरिगो अटैक कर देता है उसके ऊपर, लेकिन उसका बार असफल हो जाता है क्योंकि कैशियो कवच पहने होता है, तो वो घायल नहीं हो पाता बहुत। कैशियो तुरंत ही पलट कर फाइट करता है और रोडेरिगो को घायल कर देता है। लेकिन उसी कन्फ्यूजन में ध्यान दीजिएगा, इयागो जो है वो चुपके से तलवार निकालता है और कैशियो के पैर में मार देता है, घायल कर देता है और भाग जाता है कि कोई उसे देख ना पाए। कैशियो घायल होकर वहीं गिर पड़ता है नीचे। ओथेलो वहां पर आता है और वो सोचता है कि कैशियो मदद के लिए चिल्ला रहा है, और सोचता है, उसके मन में तुरंत आता है कि लगता है इयागो ने कैशियो को मार दिया है, क्योंकि यागो ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा बदला लेगा, और वो कैशियो को मार दिया है, तो वो मदद के लिए कैशियो के पास नहीं जाता है ओथेलो। वो बहुत सेटिस्फाइड होकर जाता है, वहां से चला जाता है और कहता है अब मैं जाऊंगा, दूसरा बदला पूरा करूंगा, मैं डेस्डेमोना को मारूंगा जाके। जल्दी ही लोडोविको जो है और ग्रेजियानो, ये दो बैनिश पर्सन्स जो हैं वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंधेरे का समय है कि क्या हुआ है। यागो एक हाथ में लाइट लेकर वापस आता है और ये दिखाता है कि वह मदद करने के लिए आया है कैशियो की, लेकिन उसे मिल जाता है
रोडेरिगो, जो कि घायल अवस्था में है। अब उसे लगता है कि रोडेरिगो सब बता देगा ये पकड़ा गया तो, कि मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। तो यागो रोडेरिगो को मार देता है वहीं पर, ताकि लोग को सच ना पता लग पाए कि इन सब चीज़ों के पीछे यागो ही है। कैशियो को सब लोग उठाकर ले जाते हैं, वह बहुत घायल है लेकिन जीवित है। बियनका वहाँ पर आ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है कैशियो की हालत देखकर, क्योंकि कैशियो घायल है। यागो सारा ब्लेम उसी बियनका के ऊपर और रोडेरिको के ऊपर डाल देता है कि रोडेरिको ने कैशियो को घायल किया है और ये सब बियनका की वजह से हुआ है। बियनका को अरेस्ट कर लिया जाता है वहाँ पर। उसके बाद में यागो एमिलिया को भेजता है, कहता है जाओ तुम जाकर ओथेलो को और सभी लोगों को कहानी सुनाओ कि यहाँ हुआ क्या है। जाकर ओथेलो को बताना और डेस्डेमोना को बताना कि यहाँ हुआ क्या है। यागो चुपके से कहता है आज की रात मेरी जो प्लानिंग है वो सफल हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगा ओथेलो। अब ओथेलो जो है, बेडरूम का सीन है। ओथेलो ऊपर खड़ा है, डेस्डेमोना सो रही है और अपने हाथ में ओथेलो की एक कैंडल रहती है। देख रहा है उसका चेहरा डेस्डेमोना का। कहता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन उसे मारने से पहले वो डेस्डेमोना को किस करता है। डेस्डेमोना की आंख खुल जाती है, जाग जाती है और पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। ओथेलो कहता है तुम्हारा कैशियो के साथ अफेयर है। वो कहता है मैंने उस हैंकरचीफ को कैशियो के पास देखा है, जो कि अपने आप में प्रूफ है और कैशियो ने कन्फेस भी किया है कि वह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ अफेयर है उसका। डेस्डेमोना कहती है ये सब गलत है और कहती है मुझे थोड़ा सा जीवन और दे दो ताकि मैं सिद्ध कर सकूं अपने आप को कि मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ओथेलो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। ओथेलो उसका गला घोट देता है, स्मॉदर मतलब गला घोट देना। वो पिलो उठाता है वहीं उसी बेड से और डेस्डेमोना के मुंह पर रख देता है ताकि वो सांस ना ले पाए और उसकी डेथ हो जाती है। एमिलिया आती है, पीछे से घुसती है, ओथेलो को बताती है कि रोडेरिगो मर गया है, कैशियो जीवित है। अब जैसे ही सुनता है ओथेलो कि अरे मरना तो कैशियो को चाहिए था, ये रोडेरिगो कैसे मर गया, उसे किसने मार दिया। ओथेलो को शॉक लगता है क्योंकि उसे ये यकीन था कि कैशियो को मारा गया है। तभी डेस्डेमोना थोड़ा सा जागती है, उसकी सांसें हल्की सी बच जाती हैं और वो जोर से बोलती है कि अब वो मर रही है। वह सबके सामने ये कन्फेस करती है कि उसे किसी ने नहीं मारा है, क्योंकि अगर वो एक बार ये कन्फेस कर लेती, ये बता देती, वहाँ पर डिस्क्लोज़ कर देती कि उसे ओथेलो ने मारा है, तो वहाँ के कानून के हिसाब से ओथेलो को भी सज़ा मिलती। लेकिन मरते-मरते भी डेस्डेमोना ने ये बताया कि उसे किसी ने नहीं मारा है। वह खुद अपनी जान ले रही है। इसके बाद में डेस्डेमोना की डेथ हो जाती। ओथेलो बहुत प्राउडली कहता है कि उसने डेस्डेमोना को मारा। हालाँकि डेस्डेमोना ने ये कहा था कि मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन ओथेलो अपने क्राइम को कन्फेस करता है, कहता है मैंने मारा, क्योंकि यागो ने मुझे बताया था, इसने मुझे धोखा दिया है। एमिलिया को सब बात पर तुरंत पता लग जाती है कि अरे यागो, और यागो के सारे झूठों को वो एक्सपोज़ कर देती। वो बताती है एमिलिया कि वो हैंकरचीफ जो कैशियो के घर में मिला, वो मैंने ही यहाँ से ले जाकर अपने हस्बैंड यागो को दिया था। ये डेस्डेमोना ने कैशियो को नहीं दिया है। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि इयागो ने ही ये सब प्लानिंग की थी। तभी इयागो वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो देख रहा है कि एमिलिया सब सच बता रही है, तुरंत ही तलवार निकालकर एमिलिया को मार देता है ताकि वो सारी चीज़ें ना बता पाए। एमिलिया मर जाती है, लेकिन ये बताकर जाती है कि डेस्डेमोना निर्दोष है। ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी समझ में आ गया कि उसकी वाइफ डेस्डेमोना बहुत फेथफुल थी और सब धोखा इयागो ने दिया है। उसे बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है, अपना दुःख, अपराध जो उसने किए हैं, जो गलत तरीके से मारा है अपनी वाइफ़ को, उस दुखों में डूब जाता है। ओथेलो अटैक करता है, इयागो के ऊपर उसे घायल कर देता है, लेकिन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं ओथेलो को, रोक देते हैं। इयागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ओथेलो लोगों से कहता है कि मेरी कहानी लोगों को बहुत ऑनेस्टली सुनाना। वो कहता है कि मैं डेस्डेमोना को बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे आसानी से लोगों ने धोखा दे दिया, मैं लोगों की बातों में आ गया। वह तुरंत ही एक खंजर निकालता है और अपने आप को मार लेता है ओथेलो।
वह डेस्डेमोना के पास में वहीं गिर पड़ता है, वहीं उसकी डेथ हो जाती है, वो उसको किस करता है मरने से पहले। लोडोविको ऑर्डर देता है वहाँ पर तुरंत ही कि इयागो विल बी पनिश्ड, इयागो को दंड मिलेगा, उसे एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी। कैशियो को गवर्नर बनाया जाएगा साइप्रस का और बाकी सारे लोग रिटर्न वेनिस वापस चले जाएँगे और वहाँ जाकर गवर्नमेंट को सारी बातें बताएँगे कि यहाँ क्या हुआ। इस तरीके से ये प्ले एंड हो जाता है, ट्रेजिक स्टोरी जो जेलसी की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है और प्यार की कहानी भी है, ये समाप्त हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि जो ओथेलो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, इसका प्लॉट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से सुन लेंगे, इस लेक्चर को देख लेंगे, तो आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स और एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि ये प्ले मैं कंप्लीटली कवर कर लूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।